दोस्तों इतिहास के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के बहुत ही फेमस वंश सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इसके पहले हम प्राचीन इतिहास के सभी फेमस वंशों के ऊपर पूरी डिटेल चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम दो वंश, जिसका वंश है कड़म वंश और छोटा एक और वंश मिलेगा आपको सातवाहन। तो चलिए, शुंग वंश पढ़ने के बाद में जो सेकेंड वंश की अगर स्थापना हुई थी तो वंश का नाम मिलेगा आपको कड़म वंश। जी हाँ, लास्ट वीडियो में याद कीजिए हमने शुंग वंश के बारे में चर्चा करी थी और शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था उसका नाम था देवभूति। इस देवभूति की हत्या कर दी गई थी वासुदेव के द्वारा। जी हाँ, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने करी और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कौन से वंश खत्म कर दिया? शुंग वंश को, और एक नए वंश की स्थापना करी। वंश का नाम रखा गया कड़म वंश। कड़म वंश बहुत ही छोटा वंश है, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ सिलेबस में तो हमको इस बात की जानकारी रखनी पड़ेगी, इसलिए वासुदेव संस्थापक था। वासुदेव ने अपनी राजधानी बनाया विदिशा को। कड़म वंश का जो समय की अगर बात करोगे तो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व, आप देखिए समय बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर मिलेगा। टोटल मिलाकर इसके अंदर 4 राजा आए थे और चारों के नाम केवल आप सुन लीजिए। अच्छा, सबसे पहले कड़म वंश का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कड़म वंश का साक्ष्य हमको 2 जगह, एक तो मिलता है पुराणों में। पुराणों में कड़म वंश के बारे में चलता है। पुराणों में एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन के बारे में चलता है कि साहब 112 साल शुंग धरती पर शासन करेंगे, जिसके बाद ये जो धरती है ये कड़वों को ध्यान दीजिए, कड़वों को मिल जाएगी। तो ये बात लिखी है पुराणों में। और हर्षचरित एक बहुत ही फेमस पुस्तक जिसकी रचना बाण भट्ट के द्वारा की गई थी, उसके अंदर भी कड़म वंश के बारे में जानकारी। तो 2 यहाँ पर इतिहास से साक्ष्य मिलते हैं। अब तो अगर राजाओं की बात करें तो कड़म वंश का पहला राजा मैंने अभी बताया आपको वासुदेव। वासुदेव ने केवल 9 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद इसका बेटा आया, बेटे का नाम हुआ करता था भूमिपुत्र। भूमिपुत्र का शासन 14 साल था। 14 साल करने के बाद में अगला आया नारायण, विष्णु नारायण पूरा नाम हुआ करता था राजा का। इसके बाद 12 वर्षों का शासन था। और इस वंश का, कड़म वंश के अगर अंतिम शासन की बात करते तो अंतिम शासक मिलेगा आपको सुशर्मन। जी हाँ, कड़म वंश का पहला राजा हो गया वासुदेव और अंतिम राजा मिलेगा आपको सुशर्मन। और ये सुशर्मन की जो हत्या है वो कर दी गई सिमुक के द्वारा। सिमुक कौन था? तो सुशर्मन का मंत्री हुआ करता, सामंत जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो सामंत के द्वारा, सिमुक के द्वारा सुशर्मन की हत्या कर दी गई। और जैसे ही सुशर्मन की हत्या हुई तो कड़म वंश पूरे तरीके से क्या हो गया? खत्म। अब कड़म वंश के स्थान पर एक नए वंश का उदय हुआ और वंश का नाम रखा गया सातवाहन वंश। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको इस पर ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, कड़म वंश, कड़म वंश का अंतिम शासक कौन मिलेगा आपको? सिमुक, सॉरी माफ कीजिएगा सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक देखने को मिलेगा सिमुक, जिसने हत्या किसी कर दी थी? सुशर्मन की। सातवाहन वंश के अगर अपन टोटल समय के टाइम पीरियड की बात करते तो 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक। आप ध्यान दीजिए, हमारा जो इतिहास है वो कहां पूछ चुका है? आपका ईस्वी में। अभी तक हमने जितना भी इतिहास पढ़ा तो ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटना होती थी वो ईसा पूर्व में, और इनके जन्म के बाद की जितनी भी घटना होगी वो ईस्वी में कहलाएगी। इसलिए अब पूरा का पूरा इतिहास जो हमारा चलने वाला है वो एडी यानी कि ईस्वी में चलेगा। तो 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक सातवाहन वंश का शासन था। संस्थापक के बारे में बात कर चुके सिमुक, और जो सुशर्मन की हत्या कर दिया था। अब पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो एरिया हुआ करता था, अगर अपन भारत के मैप की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से घेरा करता था, लेकिन महाराष्ट्र से इनको शकों ने पराजित कर दिया था। शक इसके बाद अगला जो वंश आएगा शक रहेंगे। यहां से महाराष्ट्र से भगा दिया गया तो जिन्होंने पूरा का पूरा अपना आधिपत्य आंध्र प्रदेश में कर दिया था। इसीलिए आंध्र प्रदेश में इनका स्थापना या शासन होने के कारण इनको इतिहास में या पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश भी वही वंश है और आंध्र सातवाहन वंश भी मिलेगा। तो पुराणों में इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना गया। इनके क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया, एक तो महाराष्ट्र में इनका एरिया हुआ करता था, दूसरा आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा समय शासन नहीं कर पाए क्योंकि महाराष्ट्र से इनको शकों ने, शक टोटल मिलाकर 5 टुकड़ों में भारत में आए थे। आपने इसके बाद जो अगला वंश है हम शक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां से महाराष्ट्र से तो पराजित कर दिया, लेकिन उनका बाद में आगे चलकर शासन हुआ आंध्र प्रदेश में। अगर हम इनके टोटल एरिया की बात करते हैं तो ऊपर से अगर बात करें नर्मदा नदी, नीचे से बात करें कृष्णा नदी, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से लेकर कृष्णा नदी तमिलनाडु तक ये जो पूरा बीच का एरिया हुआ करता था वो किसका हुआ करता था? सातवाहन वंश का शासन था। इनके राजधानी की बात करें तो महाराष्ट्र में पड़ने वाला प्रतिष्ठान इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो महाराष्ट्र में पड़ने वाला प्रतिष्ठान कहां पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। अब ध्यान दीजिए, अगर हम शासक की बात करते तो काफी सारे शासक इस वंश में आए, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ने, लेकिन कुछ कुछ के हमको नाम रखने हैं। सातवाहन वंश का अगर पहले व्यक्ति की बात करते राजा की, तो ये क्या होगा था? सिमुक। लेकिन ये थोड़ा धर्म के प्रति थोड़ा कट्टर होने लगा था, इसलिए लोगों ने इसका वध कर दिया। तो सिमुक की होगी हत्या। सिमुक के बाद जो अगला शासक आया था वो था कान। कोई ज्यादा फेमस शासक नहीं है। फिर सबसे फेमस शासक अगर इस वंश में कोई आया, पहला शासक आया तो वो मिलेगा आपको सतकर्णी प्रथम। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रतापी शासक था। पहला प्रतापी शासक जो इस वंश का मिलेगा आपको सतकर्णी प्रथम, जो पहला शक्तिशाली राजा था।
सतकर्णी प्रथम में कुछ अलग अलग प्रकार की उपाधियां पर धारण करती है। उपाधियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहली अगर बात करते तो पश्चिम पति की उपाधि धारण करी। इसका मतलब यह कि इसका जो एरिया था ज्यादातर कौन से क्षेत्र में था, पश्चिम के क्षेत्र में। इसने पश्चिम के क्षेत्र में काफी ज्यादा विजय यहां पर हासिल करी थी, इसलिए नाम पड़ गया, इसका उपाधि मिली पश्चिम पति। और दूसरा मिलेगा दक्षिणापथ का स्वामी। जी हाँ, इसका मतलब अगर भारत का मैप में हम दक्षिण और पश्चिम की बात करते हैं तो जगह मिलती है महाराष्ट्र और ये वाला क्षेत्र, इसलिए इसका जो एरिया हुआ करता था वहां था। तो पश्चिम पति और दक्षिणापथ का स्वामी किसको कहा गया, आपका सतकर्णी प्रथम को यहां पर कहा गया। अब सतकर्णी प्रथम का विवाह हुआ था। सतकर्णी प्रथम का जो विवाह हुआ था वो अमित्र वंश की, अमीय वंश की जो महारानी हुआ करती, इसका नाम होगा था रानी नैनिका। जी हाँ, रानी नैनिका से, जो कि कौन से वंश की हुआ करती, अमी वंश की, किसका विवाह कर दिया गया, सतकर्णी प्रथम का हुआ। इस बात में अब रानी नैनिका ने एक अभिलेख लिखा है जिसके बारे में जानकारी मिलती है, रानी नैनिका अभिलेख। इसको एक और नाम दिया गया पर नानाघाट अभिलेख। जी हाँ, ये नानाघाट अभिलेख जो है वो आपको महाराष्ट्र के पुणे से यहां पर प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा, नानाघाट अभिलेख पीसीएस जैसे एग्जाम में काफी जरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं। तो नानाघाट अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, रानी नैनिका। रानी नैनिका किसकी पत्नी है, तो सतकर्णी प्रथम की पत्नी मिलेगी, जिसमें इस बात की यह जानकारी मिलती है। तो नानाघाट अभिलेख मिलेगा। अब नानाघाट अभिलेख वो पहला साक्ष्य है, ध्यान दीजिए, इतिहास का वो पहला साक्ष्य जिसमें पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का यहां पर चर्चा की गई है। सातवाहन वंश वो पहला वंश है जिसने ब्राह्मणों को भूमि को दान देना शुरू किया था। यह प्रथा आगे चलकर बहुत लंबे समय अकबर तक काल चलेगी, लेकिन वहां प्रथा का नाम बदल जाएगा। उस प्रथा को सामंती प्रथा यहां पर कहा जाएगा, लेकिन उसकी जो शुरुआत थी, उसकी जो शुरुआत यहां पर की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, सातवाहन वंश के द्वारा। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत सातवाहन वंश ने ही करी थी। और इस बात की जानकारी पहली बार कौन से अभिलेख मिलती है, नानाघाट अभिलेख, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, रानी नैनिका के द्वारा यहां पर लिखा गया था। महाराष्ट्र के पुणे से प्राप्त हुआ है। अब जो सतकर्णी प्रथम था इतना प्रतापी राजा था कि इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। याद कीजिए, अश्वमेध यज्ञ केवल वो राजा करवाता है जिसके पास उसको लगता है कि मेरे से शक्तिशाली राजा दुनिया में कोई नहीं है। ये जो अपना घोड़ा छोड़ता है, किसी राजा ने अगर वो घोड़ा रोक लिया तो उस दोनों राजा को आपस में युद्ध करना पड़ता था। श्री राम जी ने भी अयोध्या में करवाया था। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसका मतलब वो राजा शक्तिशाली था, तभी इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और 1 बार राजसूय यज्ञ यहां पर करवाया था। लेकिन इतना प्रतापी राजा होने के बाद भी सतकर्णी प्रथम की हत्या कर देगी। आखिर कौन था हत्या करने वाला, तो यहां मिलेगा आपको कलिंग नरेश खारवेल। जी हाँ, कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। याद कीजिए, अशोक ने कलिंग में उत्पाद मचाया था। कलिंग युद्ध का वर्णन यहां पर किया गया था 261 ईसा पूर्व में। वही कलिंग का आगे चलकर राजा आता है जिसका नाम मिलेगा खारवेल। खारवेल ने ऐसा राजा जिसने 2 बार अश्वमेध 1 बार अश्वमेध सतकर्णी प्रथम को हरा दिया। और इस बात की जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख में। सब हाथी गुफा नाम क्यों रखा गया, जो कलिंग वाला क्षेत्र है वहां के हाथी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करते थे। इस कारण से ज्यादातर चीजों के नाम को हाथियों के नाम पर मिलेंगे, इसलिए उस अभिलेख का नाम रखा गया हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी मिलती है साहब कलिंग नरेश जो खारवेल था, उस खारवेल ने किसकी हत्या कर दी थी, सतकर्णी प्रथम की यहां पर हत्या कर दी। अब अगले शासक की बात करें, सतकर्णी प्रथम मारा गया। सतकर्णी प्रथम के 2 संतानें थी। संतानों की जो देखभाल थी वो रानी नैनिका यानी कि जो पत्नी थी उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला शासक प्रताप शासक मिलेगा हॉल। हॉल जो है इस वंश का 70वें नंबर का राजा है। काफी फेमस नाम खाली याद रखना है, हॉल काफी फेमस राजा है। तो 70वें नंबर का राजा, हमको सब याद नहीं करने, हमको जो मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो याद रखने। तो 70वें नंबर का राजा मिलेगा हॉल। ये भी काफी प्रतापी राजा था। हॉल के बाद जो राजा यहां पर बना वो राजा का नाम मिलेगा आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये बहुत ही फेमस राजा है, ध्यान दीजिएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। हमने शुरुआत करी कहां से, सिमुग। सिमुग बताया कान, कान के बाद आया सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम के बाद 70 राजा मिलेगा हॉल। हॉल के बाद मिलेगा आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी को गद्दी पर बैठते से उपाधि मिली थी, किस बात की, तो यहाँ पे वेव कटक की उपाधि मिली थी। इसकी उपाधि का नाम है साथी, इसी नाम से इसने नगर बसा था, इसलिए उपाधि तथा नगर दोनों एक के बाद मिलेगी। वेव कटक की उपाधि यहाँ पर धारण की गई थी। उसके बाद इसके द्वारा सभी के सभी पर्वतों को, काफी सारे विंध्याचल पर्वत दक्षिण में जितने पर्वत क्षेत्र में आते थे उनने अपने आप को सभी पर्वतों का राजा घोषित कर दिया था। तो इसलिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा। और इसको इतिहास में क्वेश्चन इसके लिए पूछा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण। ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से किसको जाना गया था, तो अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से जाना गया किसको, आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी को यहाँ पर जाना गया। लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी का हो गया झगड़ा। किससे झगड़ा हो गया, हाँ ऑब्वियस सी बात है, झगड़ा अपने पड़ोसी से होगा। तो लेफ्ट में राइट में पड़ता था कलिंग यानी कि उड़ीसा, और लेफ्ट में पड़ते थे आपके महाराष्ट्र उज्जैन वाले जो मालवा क्षेत्र थे, और वहां का राजा हुआ करता था नहपान। जी हाँ,
नहपान ने हमला कर दिया किसके ऊपर? गौतमीपुत्र सतकर्णी के ऊपर। लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। नासिक का शक, ध्यान दीजिए मैप के ऊपर, ये एरिया जो नासिक का था वहां पर शकों का शासन हुआ करता था। शकों में राजा हुआ करता था नहपान। नहपान ने हमला कर दिया गौतमीपुत्र सतकर्णी पर, लेकिन शासक बहुत ही ज्यादा प्रतापी था, जिस कारण से नहपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया और उसका क्षेत्र भी अपने क्षेत्र में यहां पर मिला लिया। तो नासिक वाला पूरा क्षेत्र किसके अंडर में आ चुका था? नासिक वाला पूरा क्षेत्र आ गया था किसके अंडर में? सातवाहन वंश के अंडर में। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों के राजा नहपान को पूरे तरीके से पराजित कर दिया। इस बात की जानकारी जोगलथंबी सिक्कों से मिली है। जी हाँ, इस सिक्कों के अंदर एक प्रिंट है जिसके अंदर दो लोग खड़े हुए, जिसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी भाला लेके खड़ा हुआ है और उसके नीचे चरणों में गिरा हुआ है नहपान। इसका मतलब इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किसको हराया था? नहपान को पूरे तरीके से पराजित यहां पर कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, शकों और सातवाहन वंश के बीच में झगड़ा हुआ था। इसमें पहला झगड़ा कौन जीत गया है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी था प्रतापी राजा, लेकिन अपने आप को धर्म से जोड़ता था। ये स्वयं को कृष्ण तथा बलराम का स्वरूप माना करता था। बोले मैं कृष्ण और बलराम का स्वयं स्वरूप हूं। यहां ये थोड़ी सी गड़बड़ कर गया। अब इस वंश के बाद इसका अगला राजा गया, अगला राजा मिलेगा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। अब भैया पिताजी इतने ज्यादा बलवान थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो इन्होंने सोचा कि पिताजी ने शकों को हरा दिया था, हो सकता है मैं भी शकों हरा दूं। तो यहां पर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी अगला राजा बनता है। लेकिन वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को आंध्र प्रदेश को तो यह पूर्ण जीत लेता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश को पूर्णतः जीतने वाला, अभी तक जितने राजा आए हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश को पूरे तरीके से नहीं किया, वह हल्के छोटे छोटे क्षेत्र में। लेकिन ये जो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आया, इसने आंध्र प्रदेश को पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली थी। इसीलिए इसको प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि से यहां पर नवाजा गया था। तो सातवाहन वंश में प्रथम आंध्र सम्राट किसको मिला था? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को। अब वशिष्ठ पुलवामी, ध्यान दीजिए, नहपान कौन से वंश का था? शक। इसका मतलब शकों से किसका झगड़ा हो जाएगा? अब आंध्र सातवाहन का, और वो बदला लेने की फिराक में रहेंगे और बदला लेने का समय आ चुका था। उज्जैन का शक हुआ करता था जिसका नाम था रुद्रदामन। वो नहपान का बदला लेने के लिए हमला करता है सातवाहन वंश पे। सातवाहन वंश का राजा उस समय होता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी हमला करता है और 2 बार युद्ध में रुद्रदामन जो है वो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को पराजित कर देता है। जी हाँ, 2 बार ऐसा राजा हुआ है। याद कीजिए, बदला तो लिया, एक बार फिर से हराया। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों को हराया, नहपान को। शकों ने हराया किसको? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। राजा का नाम मिलेगा रुद्रदामन। एक बार छोड़ो 2 बार पराजित किया। इस बात से वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के मन में डर बैठ गया, बोले तो मुझे कभी भी हरा देगा। इसलिए वशिष्ठ पुत्र पुलवामी चाहता था कि मेरा इससे वैवाहिक संबंध हो जाए, कुछ ना कुछ संबंध हो जाए, ताकि आपस में युद्ध नहीं होगा। रुद्रदामन ने अपनी बेटी का विवाह वशिष्ठ पुत्र पुलवामी करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में आगे चलकर इसका एक बेटा आएगा जिसका नाम मिलेगा शिवश्री सतकर्णी। शिवश्री सतकर्णी का विवाह किससे हो जाएगा? रुद्रदामन की बेटी से हो गया। अब अगर बेटी से विवाह हो गया, इसका मतलब ये आपस में क्या बन जाएंगे? वैवाहिक संबंध हो जाएंगे। और वैवाहिक संबंध होने के कारण दोनों एक दूसरे पर हमला बाद में नहीं करेंगे। याद कीजिए, शिवश्री सतकर्णी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का भाई हुआ करता था। इसका विवाह तो नहीं हो पाया, लेकिन इसके भाई का विवाह, नाम क्या मिलेगा? शिवश्री सतकर्णी। इसका विवाह हो गया रुद्रदामन की बेटी से। इसका मतलब रुद्रदामन जो था शिवश्री सतकर्णी का क्या बन गया? दामाद। तो शिवश्री सतकर्णी दामाद हुआ रुद्रदामन का। अब यहां से युद्ध क्या हो गया? खत्म। इस वंश के अंतिम शासक की अगर बात करते हैं तो अंतिम शासक मिलेगा आपको यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ करता था। अब इसने ज्यादा युद्ध पर ध्यान ना देने की वजह ज्यादा व्यापार पर बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि इनके पास महाराष्ट्र आंध्र क्षेत्र था, समुद्र का एरिया काफी ज्यादा खुला था, इसलिए उन्होंने व्यापार पर ध्यान दिया। इस बात की जानकारी कहां से मिली है? तो इनके सिक्कों पर जलयान का यहां पर फोटो मिला है, जिस बात से जानकारी मिलती है कि समुद्री व्यापार के साक्ष्य इनके समय पर मिले थे। अब यज्ञश्री का अंतिम शासक था। इसके बाद सातवाहन वंश पूरे तरीके से क्या हो गया? समाप्त। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सातवाहन वंश के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, ये जो समाज था मात्र सत्तात्मक हुआ कर रहा। याद कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में ऐसा कोई वंश नहीं आया जो मात्र सत्तात्मक हो, लेकिन ये पहला वंश है। आप इस बात को साबित कर सकते हैं। देखिए, सभी के नाम के पीछे माताओं के नाम मिलेंगे। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी केवल नाम माता का था, सत्ता पिता की हुआ करती थी। यहां देखिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसका मतलब नाम के आगे माता का नाम लगा होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो पहला वंश मिलेगा मात्र सत्तात्मक वंश, वंश कौन सा मिलेगा आपको? सातवाहन वंश के बारे में चर्चा मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सातवाहन वंश के द्वारा ही की गई थी। और जिस बात की जानकारी मैंने आपको बताया नानावट अभिलेख में, जो किसके द्वारा लिखा गया था? रानी नैनिका के द्वारा लिखा गया था। इसमें इस बात की जानकारी भी यहाँ पर मिलती है। और यह प्रथा आगे चलकर बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। अकबर के समय पर अकबर इस प्रथा का नाम बदलेगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगी। तो शुरुआत इससे हुई थी।
शीशे के सिक्के इतिहास में चलवाने वाला पहला शासक सातवाहन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा है कि इतिहास का पहला शासक, ऐसा पहला वहां जिसने शीशे के सिक्के, शीशे या पीबी लेड के सिक्के चलवाए थे, वो शासन मिलेगा आपको सातवाहन वंश। और इसके बाद चांदी के सिक्के वर्षापण यहां पर कहा जाता था। तो ये सारी की सारी जानकारी होती है सातवाहन वंश के बारे में। कुछ राजा फेमस है, वो सारे आपको याद रखने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उपाध्याय है, सारी की सारी इतिहास आपको तब समझ में आएगा जब सारे स्टोरी आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप रटने की कोशिश करते आप इतिहास को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए एक एक करके क्या हुआ है, क्या सिचुएशन हुई है, इसलिए हम आपको एक एक जानकारी कनेक्ट करके देते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था कड़ा वंश। कड़ा वंश का अंतिम राजा मिलेगा सिमुक, सुशर्मन को हरा दिया सिमुक ने, और अगला वंश लिया सातवाहन। सारी स्टोरी आपको बता चुका हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज, वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।